नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में भारी टकराव हो रहा है और बड़ी टूट फूट की खबरें निकल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह चल क्या रहा है। बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक खरमंडल है, या टकराव है, या रगड़ा है। लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है। अब दिल्ली के हलचल के तेज होने का कारण भी है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर एनडीए गठबंधन में कोई भी टकराव होता है तो उसका सीधा असर, कहते हैं ना, रिएक्शन, एक्शन पर रिएक्शन दिल्ली पर पड़ता है। और दिल्ली की गर्दन का फंदा जो है वह एनडीए गठबंधन के घटक दलों के पास है। चूंकि नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार में लगातार यह सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे, चाहे सवालों को दबा दिया जाए या कुछ भी, यह सच्चाई है। अब महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे भी संकट में है, और एकनाथ शिंदे संकट में आज से नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त से ही एकनाथ शिंदे के ऊपर संकट मंडराने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम का चेहरा बनाकर भी सीएम नहीं बनाया, तो यह साफ हो गया कि संकट इनका खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास कोई भी ऑप्शन, रास्ता जो करते वह नहीं है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर के कई चर्चाएं हुई। एकनाथ शिंदे अगर चाहे तो घर वापसी कर सकते हैं, तो वह एक रास्ता है, अन्यथा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कहावत, एक की लात जूता खाते रहेंगे और किसी एक कोने में पड़े रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर विकल्प तलाशते हैं तो यही होगा। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बने हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। और अगर बोझ बने हैं महाराष्ट्र के अंदर तो दो चीजें, कि महाराष्ट्र में बोझ है, महाराष्ट्र से तो भाजपा उनको हटा सकती है, लेकिन केंद्र से नहीं हटा सकती। और एक जगह गठबंधन टूटने का मतलब है कि दूसरी जगह से भी गठबंधन टूटेगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे गले की हड्डी की तरह भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गए हैं। अब ऐसे में जब एकनाथ शिंदे के सामने कोई रास्ता नहीं है और उनके नेताओं के भी मन विचलित हो रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपना रास्ता तलाशेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार कायम रखने के लिए उसे 16 तकरीबन विधायकों की जरूरत है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उतने विधायकों को अपने साथ रखना चाहती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके किसी कोने में डाल के और एनसीपी के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार बैठी है। अब कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के 30 एमएलए जो है वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो सवाल यह है, 30 एमएलए अगर टूटेंगे तो एनसीपी सुनीत्रा पवार के पास नहीं रहेगा फिर, क्योंकि टोटल 40 है विधायक और 30 टूटेंगे तो 50 से ऊपर जाते हैं तो वह पार्टी उनकी हो जाएगी। ऐसे में एक बात निकल करके आ रही है कि पार्टी टूट नहीं सकती, लेकिन विधायक जा सकते हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार को वह पावर दिया गया है, तो उनसे पार्टी कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कुछ नियम एनसीपी के बनाए गए। अगर ऐसे में है तो 40 विधायकों में 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जाते हैं तो वह 10 विधायक एनसीपी में रह करके भी सुनीत्रा पवार क्या पार्टी को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगी जिस लेवल तक अजीत पवार पहुंचा दिए थे? यह संभव नहीं लग रहा है। अजीत पवार की सीट खाली हो गई है, उस पर चुनाव होगा।
सुनेत्रा पवार उस पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना, या उस पर कोई अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। अजीत पवार का इतना तो सम्मान बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ रही है, क्यों तोड़ रही है, इसे जरा समझना बहुत जरूरी है। अब अजीत पवार के निधन पर एक सवाल उठ खड़ा हो गया है। रोहित पवार, उनके भतीजे, ने यह सवाल खड़ा किया है कि अजीत पवार का निधन जो हुआ वह एक साजिश और हत्या है, यह माना जा रहा है। रोहित पवार कई सारे सबूत बताते हैं कि उनके पास है ऐसा। राहुल गांधी से भी पिछले दिनों आकर के मिले थे। यह एक सवाल बना हुआ है महाराष्ट्र में, जिस सिचुएशन में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था वह संभव नहीं था। एक डिप्टी सीएम को भी अगर सही सुरक्षा नहीं मिल रही है और उसके साथ अगर साजिश हो रही है, मैं रोहित पवार के दावों पर अगर विचार करूं कि उनके दावे सच हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब डिप्टी सीएम किसी भी राज्य का सुरक्षित नहीं है, तो बाकी उस राज्य की जनता को वहां की सरकार क्या सुरक्षा देगी? उस सरकार का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अजीत पवार के निधन पर जो सुनेत्रा पवार को 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम का शपथ दिलाया गया, उसी समय इसमें कहीं न कहीं एक ऐसी बू नजर आई जो साजिश रची जा रही थी। और जिन 30 विधायकों की चर्चा हो रही है, इसी में से 15-16 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में है, जिनकी फाइलें भाजपा के पास है, इन्हें प्रेशर में लिया गया और सुनेत्रा पवार को आनंद फानंद में बनाया गया, जबकि अजीत पवार की 13वीं भी नहीं बीती थी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट है, महाराष्ट्र की सरकार बचाना। लेकिन बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे के भरोसे भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। बीएमसी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा है और 75,000 करोड़ रुपए का तकरीबन वहां पर बजट है, एक लंबा है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने कई बार कहा था कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना, हम जल्द फैसला करने वाले। लेकिन बीएमसी के वक्त इंडिया गठबंधन, यानी जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, महाविकास आघाड़ी सपोर्ट दे रहा था, शिवसेना का मेयर भी बन जाता, लेकिन एकनाथ शिंदे ने दगा किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। चूंकि 29 पार्षद थे और उन्हीं के पार्षद के बलबूते इस वक्त बीएमसी में भाजपा का है, अन्यथा भाजपा वहां से गायब हो जाती। लेकिन एकनाथ शिंदे के वजह से वहां बन गए। अब वही एकनाथ शिंदे संकट में है और एकनाथ शिंदे को प्रताड़ित उसके पहले से किया जा रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने फिर भी समर्थन दे दिया। अब ऐसे में दो अहम सवाल जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि जो 30 एमएलए टूटने को तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, जरा इसे समझे कि एनसीपी को तोड़ने में लगी बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार संकट में है। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर आखिर सत्ता चल रही है, समर्थन मिल रहा है, फिर अपने ही सहयोगी दल को तोड़ना क्यों जरूरी? भारतीय जनता पार्टी इन आदतों से बाज क्यों नहीं आती कि अपने ही सहयोगी दल को तोड़ रही है? क्यों तोड़ रही है? अब ऐसे में आप दर्शक को मैं बताऊं कि चाहे एनसीपी हो सुनेत्रा पवार की, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, जनता ने इन्हें अस्वीकार किया है। लोकसभा चुनाव में बीएमसी में भी अस्वीकार कर दिया है इन्हें।
सिर्फ इसलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा से अलग वाले लोग हैं यहाँ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में अगर यह 30 विधायक एनसीपी के टूट के जाते हैं, ठीक है, एनसीपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह लाजमी है, खत्म होगा। तो ऐसे में क्या वह नेता फिर जब 5 साल बाद चुनाव होगा तो वह जीत पाएंगे जब उन्हें जनता ने अस्वीकार कर दिया? यह बात सच है कि वह हार जाएंगे चुनाव। तो यह सब कुछ जानते हुए वह क्यों जाने को तैयार है? इस बार जो विधायक आए हैं वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन और संवैधानिक तौर पर जीत करके नहीं आए, वह असंवैधानिक और सवालों के घेरे में है कि महाराष्ट्र के अंदर भारी मात्रा में वोटों की हेराफेरी हुई। तकरीबन 1 करोड़ से अधिक वोट शाम को 5 से 6 बजे के बाद डाले गए, जिसकी जांच होनी चाहिए थी, सवाल खड़े हुए थे, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। यानी कि 100% धांधलेबाजी हुई, जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया। अब ऐसे में जांच की उम्मीद नहीं, क्योंकि सैया कोतवाल डर काहे का, वही चुनाव आयोग, वही जांच, वही सरकार, वही जांच, वही चोर, वही जज। तो ऐसे में सरकार बनी हुई। तो एनसीपी के वह जो लोग हैं जाने वाले, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डंडा उनके ऊपर है और वह अब उसी के साथ मिलकर के रह सकते हैं। उसी की सरकार रखने बचाव करने के लिए भाजपा का उनके ऊपर डंडे बजाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन नेताओं, महाराष्ट्र की जनता ने जो वोट दिया, क्यों दिया? कि यह अपने क्षेत्र को सही रखेंगे, महाराष्ट्र को सही रखेंगे, और यह समझौते के तहत भाजपा में जाने को तैयार है। एनसीपी सुनेत्रा पवार की, अजीत पवार ने भी शरद पवार को धोखा दिया, तो धोखेबाज को धोखा मिलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने धोखा दिया तो इनको भी धोखा दे रहा है इनका सहयोगी, तो यह क्या बोलेंगे? लेकिन यहां समझना यह जरूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में है जो तोड़ना चाहती है? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हर राज्यों में और केंद्र के अंदर यह अंदर डर समा गया है कि यह सहयोगी दल कभी भी अब हमें छोड़ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, जिसके वजह से सत्ता चली जाएगी, और सत्ता जाएगी और दूसरी सत्ता आएगी तो जांच होगा, और जांच होगा तो आजीवन कारावास इन लोगों को, भाजपाइयों को होगा। यह डर इनके अंदर समाया हुआ है, इसलिए यह चाहते हैं कि सत्ता ना जाए और चुनाव इन्हीं के देखरेख में हो। उसके लिए इन्हें बहुमत का आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लोग नहीं टूट रहे, एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर कि वह भाजपा में विलय कर दे, वह नहीं हो पा रहा है। तो सुनेत्रा पवार को धार बना करके इन्हें अजीत पवार के निधन के बाद इन्हें 48 घंटे के अंदर 13वीं में नहीं हुआ और इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, और अब इनकी पार्टी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना बहुमत का आंकड़ा तैयार कर रही है। यह चीजें अब एकनाथ शिंदे कोने में पड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे बोझ है, एकनाथ शिंदे को मारा पीटा भी जाता है उनके लोगों को, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहे और ना तो कोई फैसला ले पा रहे। कब फैसला लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एनसीपी का मात्र एक ही सांसद है, जो रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एकनाथ शिंदे के 7 सांसद है, वह बहुत बड़ा प्रभाव केंद्र में डाल सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे का क्या फैसला होगा यह वक्त बताएगा। अब नंबर 2 पर आते हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी को तोड़ने में लगी, क्यों? जैसा मैंने अभी आप दर्शकों को कहा कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं, यह सांसद 7 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी। तो बस बोझ तो है, महाराष्ट्र में झेलना पड़ेगा, उनकी सुननी भी पड़ेगी, अन्यथा केंद्र दिक्कत में आ जाएगा, और केंद्र गया तो महाराष्ट्र की सरकार चली जाएगी, क्योंकि वह एक असंवैधानिक सरकार चल रही है महाराष्ट्र, और असंवैधानिक सरकार के तहत चुनाव भी हुआ महाराष्ट्र के अंदर। बोलिए कैसे?
अब शिवसेना उद्धव ठाकरे को जो टूट कर एकनाथ आए थे, उसमें कई विधायकों को लेकर के सस्पेंशन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था वहां के स्पीकर और वहां के राज्यपाल को, गवर्नर को, लेकिन उन लोगों ने फैसला नहीं दिया और उनके तहत 2.5 साल सरकार चली, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे। एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। अब चुनाव भी उसी सरकार की देखरेख में हुआ, एक असंवैधानिक सरकार के देखरेख में असंवैधानिक चुनाव हुआ। उस चुनाव पर भी 1 करोड़ वोटों की हेराफेरी के आरोप लग गए, वह भी जांच नहीं हुई, उस पर भी चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। तो यह जांच होगी तो इन लोगों की को सजा होगी। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि सत्ता बरकरार रखने के लिए हमें अपने बहुमत होने चाहिए, तो वह 30 तोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहा है। और 30 टूटने का मतलब है कि वह चाहे अगर तो एनसीपी भी छीन सकते हैं और ना चाहे तो वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनका दर बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 50% से अधिक जाते हैं तो दर बदल कानून लागू नहीं होता है, और 40 विधायक हैं एनसीपी के पास। तो ऐसे में 30 पर शिकंजा कस दी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है। 4 शर्तों में भाजपा मानने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहती थी, उसका 68 to 70 यानी कि 70 विधायक तकरीबन विरोध करते कि हम समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में 2 चीजें देखी जा रही है कि क्या यह नीतीश कुमार की चाल है कि जो नीतीश नहीं कह पा रहे वह अपने लोगों से करा रहे। यह बात दैनिक भास्कर ने कल रात ब्रेक की थी। दैनिक भास्कर के हवाले से मैं यह खबर आपको बता रहा हूं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर भी उलझी हुई है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह से सरकार फेल हुई है, विदेश नीति फेल हुई है और कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, आपदा एक बड़ी देश के अंदर आ खड़ी हुई है, महंगाई और बेरोजगारी का। ऐसे में नरेंद्र मोदी का एक गलत फैसला जो इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में खड़ा होना भी इस दाव के देश के लिए भारी पड़ा। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए इंडिया गठबंधन भी सक्रिय है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने 2 बड़ी चुनौती है, एक तो 27 में राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरा केंद्र में सरकार को बचा पाना। ऐसे में नीतीश कुमार की शर्तें अगर नहीं माने, और नीतीश कुमार जैसे कहा जा रहा है कि 9 तारीख को राज्यसभा का शपथ लेने के बाद 10 तारीख को कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन यह तो आधिकारिक सूचनाएं हैं कि 68 ने विरोध कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है इसमें नीतीश कुमार की साख बहुत काफी है, यानी कि नीतीश गेम खेल रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने व्यवस्था करनी है बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार हिलाने का। यह तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छूने के लिए केंद्र में भी प्रयास और कोशिश में लगी है। सफल होगी या नहीं होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन सरकार एक बड़ी संकट में आके खड़ी हो गई। इस बीच आप दर्शकों को मैं बताऊं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, वह उस पर खबर जानना और सुनना, वह इस सरकार के लिए ले डूबने वाले होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।